गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट पर। तो आज की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम बाल विकास के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले आपकी बाल विकास की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं, आप प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपका कि बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो बुद्धि परीक्षण जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं व्यक्तिक और दूसरे होते हैं सामूहिक। ठीक है ना। इन व्यक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों को आगे चलकर भी अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें शाब्दिक, अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों प्रकार के बुद्धि परीक्षण आते हैं। तो अगर पहला पूछा जाए, सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो परीक्षण किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर होता है, जो कि व्यक्तिक यानी कि जिसमें कि किसी एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाएगा, और दूसरा होता है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार की बुद्धि का परीक्षण है। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है वो व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण है। भाषात्मक मतलब कि शाब्दिक परीक्षण आएगा। भाषात्मक कह लो, शाब्दिक कह लो, एक ही बात है। देखिए, शाब्दिक और अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनमें ये अंतर होता है कि शाब्दिक परीक्षा में हम किसी भाषा का उपयोग करते हैं, या तो मौखिक भाषा का उपयोग करेंगे या लिखित भाषा का उपयोग करेंगे उस टेस्ट के लिए। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में आपको एक टास्क दिया जाता है ना, जैसे किसी पजल को सॉल्व करना है ना, किसी कोई रास्ता खोजने वाली जैसी भूल भुलैया जैसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराई जाती हैं। तो जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल है ये मुख्य रूप से व्यक्तिक है, यानी कि पर्सनल बुद्धि परीक्षण है, किसी एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है इससे। और ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि भाषात्मक परीक्षण में आता है। अगला प्रश्न है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं कितनी हैं। तो देखिए, जीन पियाजेट की बात करें, जो कि स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने जो है वो बालक के विकास की को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आती है आपकी संवेदी गामक अवस्था। संवेदिक अवस्था है ना, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। 4 स्टेजेस में इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट को जो है वो विभक्त किया था। तो पहला आता है आपका संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें बच्चा जो है वो अपनी संवेदी अंगों के माध्यम से चीज़ों को और भौतिक जो हमारा जगत है उसको समझने का प्रयास करता है। फिर आ जाती है आपकी प्राक संक्रियात्मक, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है उसमें वस्तु स्थायित्व जैसी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ हर स्टेज की एक खास विशेषता होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि 0 से लेके 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं है ना, या फिर इनसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 5-6 महीने का बच्चा जो रहता है, 8-10 महीने का, तो आप उसको कोई भी चीज़ दो, वो हर चीज़ को मुंह में डाल रखते हैं ना। तो वो उनकी संवेदी गामक अवस्था में होती है, क्योंकि वो हर चीज़ को समझने का प्रयास अपने संवेदी अंगों के द्वारा करते हैं। ठीक है। फिर आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने लगता है, खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर देता है, और इसमें जो है वो उनमें वस्तु स्थायित्व हो जाता है। मतलब वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे संवेदी गामक अवस्था में होते हैं, अगर वो किसी चीज़ की जिद कर रहा हो जो कि उसको हानि पहुंचा सकती है, जिससे उसको लग सकती है, तो हम क्या करते हैं, उसको अपने पीछे छुपा लेते हैं और इसे झूठ मूठ फेंकने का नाटक करते हैं कि हे चिड़िया लेकर गई, करते हैं ना ऐसा। तो बच्चा मान लेता है कि चिड़िया ले गई। पर प्राक संक्रियात्मक अवस्था में जब बालक आ जाता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है, यानी कि उसको ये पता है कि भले ही चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही है पर वो है यहीं पर ही। अब आप उसको ऐसे चिड़िया लेकर गई, बिल्ली लेकर गई, ऐसे करके बुद्धू नहीं बना सकते हो। मतलब चीज़ों के स्थायित्व को वो समझने लग गया है, तो इसे ही हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फिर आ जाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मेनली आपकी रहती है बाल्यावस्था में, है ना, जिसमें कि मूर्त विचार जो है वो बच्चों के मस्तिष्क में बनना शुरू हो जाते हैं। वो गणितीय संक्रियाओं को करना शुरू कर देते हैं।
और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता ये है कि इसमें बच्चों के अंदर मूर्त चिंतन जो है वो डेवलप हो जाता है। मूर्त चिंतन क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो उनकी आँखों के सामने हैं, जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनके प्रति जो है वो कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आप मूर्त संक्रियात्मक बालक को कहोगे कि कण कण में भगवान है, तो वो इस बात को नहीं मानेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसको दिखाई नहीं दे रही है। पर वहीं जब हम उसको मंदिर में ले जाएंगे और भगवान की मूर्ति दिखाएंगे तो उसको यकीन हो जाएगा कि भगवान होते हैं, क्योंकि वो एक मूर्त के रूप में मूर्त अवस्था में उसके सामने दिखाई दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। इसको अमूर्त भी कहा जाता है, ठीक है ना? इनके आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी याद होनी चाहिए। सारी जो स्टेजेस हैं, मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं, उनके सबके आपको इंग्लिश नाम भी याद होने ज़रूरी हैं, ठीक है? तो आपको बता दूं मैं, अमूर्त संक्रियात्मक जिसे कि हम औपचारिक संक्रियात्मक या फिर क्या पोस्ट ऑपरेशनल जो है वो स्टेज भी कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है आपका कि इसमें बच्चों के अंदर अमूर्त चिंतन जागृत हो जाता है। किशोरावस्था इसी स्टेज में रहती है, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर अमूर्त विचारधारा, मतलब जो चीज़ें उसके आँखों के सामने नहीं है, उन कॉन्सेप्ट को भी वो समझना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी बड़ी क्लासेस में जब परमाणु का स्ट्रक्चर समझाया जाता है, तो परमाणुओं को तो किसी ने नहीं देखा है, पर जब हम उनको डायग्रामेटिकली समझाने का प्रयास करते हैं तो बच्चों के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो कल्पना करना और काल्पनिक रूपों से चीज़ों को समझना जो है वो शुरू कर देते हैं। उनके अंदर अमूर्त चिंतन जो है वो डेवलप हो चुका होता है। तो इन 4 स्टेजेस में जीन पियाजे ने जो है वो विकास को विभक्त किया है। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए कि व्यक्तित्व क्या है, ठीक है? अब आपको मैं डीएलएड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आपको कोई भी एक परिभाषा याद रखनी है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप मनोवैज्ञानिकों के नाम पर किसी परिभाषा को याद रखें। ये है डीएलएड एग्ज़ाम के लिए। पर जब आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको विद नेम और विद मनोवैज्ञानिक ये परिभाषाएं याद रखनी पड़ेंगी। तो अभी फ़िलहाल आप आपके डीएलएड एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप व्यक्तित्व की कोई भी एक परिभाषा याद कर लीजिएगा। यहाँ पर रेक्स महोदय के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसको जान लेते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, ठीक है ना? व्यक्तित्व क्या है कि व्यक्तित्व के अंतर्गत किसी व्यक्ति के वो लक्षण आते हैं जो कि या तो समाज के द्वारा मान्य होते हैं या फिर अमान्य भी हो सकते हैं। या फिर आप बिल्कुल सरल शब्दों में व्यक्तित्व को ऐसे परिभाषित करोगे कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की विचारधारा और उसके किसी विषय वस्तु से संबंधित विचारों को ही उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हो और समाज के सामने कैसा आप व्यवहार प्रदर्शित करते हो, वही आपका व्यक्तित्व कहलाता है। बात करें हम व्यक्तित्व को मुख्य तौर से कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो देखिए वैसे तो ये इसके 2 ही भाग हैं और जो आपके बुक में आपको दिया गया है आपको वही याद रखना है। आगे चलकर जब हम सीटेट और दूसरे अदर टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब हम एक तीसरा प्रकार भी पढ़ेंगे, है ना? तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो मनोवैज्ञानिकों के आधार पर व्यक्तित्व 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी, और यहाँ पर तीसरा भी देखिए लिखा हुआ है मिश्रित या फिर जिसे उभयोमुखी या फिर इसे हम, है ना, क्या कहते हैं, उभयमुखी भी कहते हैं। तो देखिए अंतर्मुखी में क्या होता है कि ऐसे लोग जो कम बात करते हैं, जो कम घुलते मिलते हैं, जिनका फ्रेंड सर्कल नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है ना, जो कि किताबों पढ़ने में और चुप रहने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, वो आपके अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी जो कि खुश मिजाज होते हैं, बातें करने वाले होते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, वो आपके बहिर्मुखी आ जाते हैं। और उभयोमुखी क्या होते हैं, जो दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हों। जैसे कि अनजान लोगों में जाएंगे तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पर जाने पहचाने लोगों में बैठे रहेंगे तो खूब खुल के बात करते हैं, तो वो उभयोमुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3 प्रकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कि शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व को अलग अलग आधार पर जो है वो विभाजित किया गया है। यहाँ सब पर बात हो रही है शरीर रचना के आधार पर कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का है, उसके आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, शरीर रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण था वो किया गया था आपके क्रैशमर के द्वारा। क्रैशमर है ना, क्रैशमर मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला आता है इसमें शक्तिहीन, फिर खिलाड़ी और फिर नाटा। शक्तिहीन को जो है वो अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे एस्थेमिक के नाम से भी जाना जाता है। फिर खिलाड़ी को बोले तो इसे एथलेटिक के नाम से भी जाना जाता है। और नाटा जो होता है इनको हम पिकनिक के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, वैसे आपको इनके इंग्लिश नाम भी याद रखने हैं क्योंकि जो प्रश्न है वो शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा से नहीं आएगा, है ना। इस तरह के नाम नहीं पूछे जाते, आपसे इनके इंग्लिश टर्म पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे ये सभी विदेशी थे। इन्होंने अपनी जो भी थ्योरीज दी है वो सभी अंग्रेजी भाषा में दी हैं, लैटिन में दी है, ग्रीक में दी है। तो यहाँ पर हम भले ही अपनी सुविधा के लिए इनका हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, पर जो सही टर्मिनोलॉजी है वो अंग्रेजी भाषा की है, इसलिए आपको वो टर्म्स याद होनी चाहिए। तो शक्तिहीन की बात करें तो शक्तिहीन के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो दुबले पतले होते हैं, ठीक है ना। अब दुबले पतले आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो दुबले पतले रहेंगे, स्वभाव से ही चिड़चिड़े होते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना कि तू तो बोलते हैं ना, कोई लड़की दुबली पतली हो या कोई लड़का दुबला पतला हो तो बोला कितना चिढ़ती है, चिड़ चिड़ के दुबली हो गई है, ठीक है। तो ये भी व्यक्तित्व का एक प्रकार होता है। इन्हें हम जो है वो एस्थेमिक के नाम से जानते हैं, एस्थेमिक, है ना। और ये कैसे होते हैं, शरीर से दुबले पतले होते हैं और इनका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा होता है। दूसरे प्रकार के आते हैं खिलाड़ी, जिन्हें हम एथलेटिक के नाम से भी जानते हैं। ऐसे जो व्यक्ति तो होते हैं इनका चेहरा चौड़ा, सुडौल काय, हाइट अच्छी होती है, कंधे चौड़े होते हैं, ठीक है ना, हृष्ट पृष्ठ होते हैं, सुंदर होते हैं, ठीक है ना, बड़ा ही इनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वाक्पटु होते हैं, लोगों को जो है वो इम्प्रेस करने की इनमें प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, इतने अच्छे से बात करते हैं कि हर कोई इनसे इम्प्रेस हो जाता है ना। तीसरा प्रकार आता है आपका नाटा। नाटा जिनसे कि हम पिकनिक टाइप भी कहते हैं। अब पिकनिक टाइप में क्या आता है, जो गोलू मोलू से लोग होते हैं ना, गोल मटोल, जिनकी हाइट कम होती है, चबी चिक्स वाले, वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एकदम खुश मिजाज, खूब हंसने वाले, खूब खाने के शौकीन लोग होते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा दिया गया था, क्रैशमर के द्वारा दिया गया था। और ये किसके आधार पे था, शरीर रचना के आधार पे था। कितने प्रकार, 3 प्रकार इन्होंने बताए थे, शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटा, जिसे हम एस्थेमिक, एथलेटिक और पिकनिक के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो व्यक्तित्व मापन की जो है वो कुल 3 विधियां होती है, जिसे हम आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रेक्षण विधि के नाम से जानते हैं। आत्मनिष्ठ विधि में जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं किसी के व्यक्तित्व का अध्ययन करना चाह रही हूँ तो मैं उसका इंटरव्यू लूँ, उससे कुछ प्रश्न करूं जिनके वो जवाब दे और फिर उसके आधार पर मैं बताऊं कि उसका स्वभाव कैसा है। वस्तुनिष्ठ में आप उसको किसी व्यक्ति को एक प्रश्नावली दे दोगे जिसको आपको वो हाँ या ना में जवाब देना है। उसमें कुछ प्रश्न रहेंगे जिसमें वो हाँ या ना में जवाब देगा। फिर उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर जब आप उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करोगे तो वो वस्तुनिष्ठ विधि होगी। प्रेक्षणात्मक विधि, जब आप किसी व्यक्ति के स्वभाव का प्रेक्षण करो, मतलब उसको ऑब्जर्व करो कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है देख कर, ठीक है। तो ये प्रेक्षणात्मक विधि हो जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो जीन पियाजे महोदय हैं, है ना। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई थी? जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। 4 अवस्थाओं में इन्होंने किसी भी व्यक्ति के विकास को जो है वो विभाजित किया था। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं अभी अभी हम पढ़कर आए? संवेदीगामक, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत कह दो या रचनावादी विचारधारा वाले कह दो, रचनावाद कह दो, निर्माणवाद कह दो, इनके जो प्रतिपादक थे वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो है वो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। इनका ये मानना था कि जो बालक का विकास है वो समाज के द्वारा होता है, समाज के द्वारा वो कई चीज़ों को सीखता है, समझता है, और समाज ही जो है वो व्यक्ति का पहला शिक्षक होता है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कोहलर महोदय। कोहलर नहीं है भाई, ये कोहलबर्ग है, ये गलत दिया हुआ है। कोहलबर्ग ने दिया था, ये कोहलबर्ग। ठीक है, नैतिक विकास का देखो अब कितनी मिस्टेक। कोहलर जो है उन्होंने तो जो है वो अगर हम बात करें तो वो तो गेस्टाल्टवादी थे, जिन्होंने कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पे अपने प्रयोग किए थे। तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं दिया था, है ना। नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं है, वो अधिगम के सिद्धांतों में आता है, और नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पावलोव महोदय, जिन्होंने कि घंटी बजाई थी जिससे कुत्ते के लार आई थी, और फिर जो है उसका अनुबंधन हो गया था। ये सारे जो आपको जो मैंने सिद्धांत हैं ये थ्योरी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, सिलेबस है ना। जब हम पुराने चैनल पे पढ़ाते थे तब वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको समझाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादक पावलोव महोदय थे। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कोहलर। आप देखो यहाँ पे आ गया ना कोहलर, सूझ या अंतर्दृष्टि, जिसे हम इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो वहाँ पे नैतिक विकास के सिद्धांत पे कोहलबर्ग आएगा, ना कि कोहलर। अगला प्रश्न है, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। बिल्ली के ऊपर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, है ना। पिंजरे के बाहर जो है वो मछली रख दी थी, तो बिल्ली बार बार इधर उधर हाथ पैर मारती है, और अंततः वो पिंजरे का खटका खोल देती है, जिससे कि वो खाना खा लेती है। यानी कि बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, उसने गलतियां करी, और फिर बाद में उसने एक सही अनुक्रिया सीख ली। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति होती है उसको स्मृति कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये रायबर्न महोदय की परिभाषा है। ठीक है, रायबर्न महोदय ने ये परिभाषा दी थी कि कोई चीज़ आपको आपके दिमाग में रिजर्व है और समय आने पर जब आप उसको याद करते हो तो उसे ही चेतना कहते हैं या स्मृति कहते हैं। तो ये परिभाषा आपका रायबर्न ने दी थी। अगला है कि विस्मृति का अर्थ किसी समय प्रयास करने पर किसी भी अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी क्रिया को करने में असफलता है। विस्मृति, देखिए स्मृति का मतलब होता है याद करना, विस्मृति का मतलब होता है भूल जाना। तो विस्मृति क्या है कि जब आप किसी चीज़ को याद करना चाह रहे हो और वो आपको याद नहीं आ रही है ना, तो उसी स्थिति को हम विस्मृति कहते हैं। और ये परिभाषा जो है वो ड्रेवर महोदय के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, संवेग के यह विचार किसके हैं? संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। तो ये भी आपका क्या आ जाता है, ये ड्रेवर महोदय की परिभाषा है। किसको लेके? संवेग के। संवेग को इन्होंने कैसे परिभाषित किया कि संवेग क्या है कि प्राणी की एक जटिल दशा है ना। संवेग का मतलब क्या होता है कि देखिए, जब कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाए, जब कभी आप बहुत खुश हों, कभी आपको किसी चीज़ से घृणा हो रही हो, किसी चीज़ से डर लग रहा हो, यानी कि संवेग जो है वो भावनाओं का अति प्रवाह होता है। ठीक है, अति प्रवाह, अपनी भावनाओं का अति प्रवाह जो होता है जिसमें हम अत्यधिक उत्तेजित जो हो जाते हैं वही संवेग कहलाते हैं। अगला इसमें प्रश्न दिया गया है कि तर्क के संबंध में ये विचार किसके हैं, मतलब तर्क की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई कि तर्क जो है वो फलदायक या उत्पादन चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो परिभाषा है ये गेट्स महोदय के द्वारा
दी गई थी। तो जो जो आपके बुक में दी गई है उसको आप थोड़ा सा ट्रिक बना के याद रख लेना, जैसे कि फलदायक गेट्स, फलदायक गेट्स है ना, तो हमने याद कर लिया, इन दोनों शब्दों को जोड़ लिया, तो इससे हमें जो है वो परिभाषा थोड़ी सी याद रह जाएगी। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की परिभाषा, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यानी कि व्यक्तित्व की ये परिभाषा ऑलपोर्ट महोदय के द्वारा दी गई थी, और ऑलपोर्ट महोदय का कहना था कि व्यक्तित्व क्या है, किसी व्यक्ति का अपने आसपास के वातावरण के साथ जो समायोजन बिठाता है। जैसे कि आप जो है वो अगर हम मैं बात करूं कि आपकी कहीं जॉब लगती है, आप आपके ज़िले को छोड़कर किसी दूसरे ज़िले में जाते हो, वहाँ का माहौल अलग है, पर धीरे धीरे आप उस माहौल में ढलना शुरू कर देते हो, यानी कि समायोजित हो जाते हो, तो यही आपका व्यक्तित्व है, ठीक है ना। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, ऑलपोर्ट महोदय के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये किसने कहा है, ये परिभाषा भी गेट्स महोदय के द्वारा दी गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने के लिए परिस्थितियों में संतुलन रखता है, ठीक है। तो समायोजन की ये परिभाषा है कि समायोजन जो है वो क्या है, समायोजन क्या है, ये एक प्रकार का संतुलित व्यवहार है। समायोजन एडजस्टमेंट क्या होता है, एक प्रकार का संतुलित व्यवहार होता है। जब हमारे आसपास का वातावरण में कुछ परिवर्तन होता है तो हम उसके साथ जो है वो एक संतुलन स्थापित करना का प्रयास करते हैं, यही समायोजन कहलाता है। ये परिभाषा जो है वो बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अगला है किसने कहा था कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय प्रभावित किया था। तो ये वातावरण से संबंधित जो है वो परिभाषा है कि वातावरण क्या है, वातावरण में वो सभी तत्व आते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ये कथन था आपके वुडवर्थ महोदय का। अगला प्रश्न है कि सीखने के लिए एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ज्ञान या कुशलता का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग ही प्रतिशिक्षण या स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है ना। अब स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण मैंने आपको बताया था 3 प्रकार का होता है, एक तो शून्य अधिगम स्थानांतरण, दूसरा धनात्मक और तीसरा ऋणात्मक, ठीक है। तो जब कभी आप कोई चीज़ सीखते हो, है ना, आपके द्वारा पहले कोई सीखी गई चीज़ का ज्ञान जब आपको कोई नई चीज़ सीखने में हेल्प करती है ना, तो यही अधिगम स्थानांतरण कहलाती है। पर जब कोई पुरानी सीखी हुई चीज़ आपको कुछ नया सीखने में हेल्प कर रही है तो वो धनात्मक स्थानांतरण होता है। पर अगर पहले से सीखी गई चीज़ आपको नया सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है तो वो ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। और जब कोई पहले सीखी गई चीज़ आपको नया सीखने में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रही है तो वो शून्य स्थानांतरण होता है। तो ये जो अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई थी, है ना। जैसे आप अधिगम स्थानांतरण को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको साइकिल, जिनको साइकिल चलाना आती है वो स्कूटी चलाना आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि साइकिल का जो बैलेंस बनाना था वो उनको स्कूटी के बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो ये आपका धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। वहीं अगर हम ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण की बात करें तो जैसे कि आपको बचपन में कोई चीज़ सिखाई गई, है ना, टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट, आप छोटे थे तो आप बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट तो नहीं सीख पाते थे, तो आपको किसी शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से टीचर ने कोई चीज़ रटवा दी। अब आगे चलकर जब आपको उस चीज़ का गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ, वो टॉपिक आपके जो है ना क्या कहते हैं सिलेबस में बिल्कुल विस्तार से आया, पर आपकी आदत तो क्या पड़ गई है, उसी शॉर्टकट तरीके से पढ़ने की पड़ गई है, ठीक है। तो अब आपको बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखने में कठिनाई हो रही है ना, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई शॉर्टकट तरीके से काम करने की। तो ये जो है ये अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। शून्य में तो किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, तो कॉल और ब्रूस ने। कॉल और ब्रूस ने जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए आया भी है 2021 में।
अगला है प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के 3 प्रमुख और 5 जो है वो गौण सिद्धांत दिए थे। प्रमुख सिद्धांत में आपका क्या आ जाता है, अभ्यास का नियम आ जाता है, तत्परता का आ जाता है और प्रभाव का नियम आ जाता है। ठीक है, बाकी 5 जो है वो आपके गौण नियम है, पर आपको जो है वो प्रमुख नियम अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है, क्या परिभाषित किया गया है? किन्हीं 2 व्यक्तित्व, ये क्या है, ये तो प्रश्न ही गलत दिया गया है, प्रश्न ठीक नहीं है ये। चलिए अगले प्रश्न को देखो कि किन्हीं 2 व्यक्तित्व परीक्षणों के नाम बताइए। तो जीवन इतिहास विधि और प्रश्नावली, ये दोनों ही व्यक्तित्व निर्धारण की विधियां हैं। अगला है सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो कोहलर ने। गेस्टाल्टवादी थे, 3 प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन से थे? कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर। ठीक है ना। कोहलर महोदय ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो है वो प्रयोग किए थे और इन्होंने सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनका मानना ये था कि जो बुद्धि होती है, जो हमारा समस्या का समाधान है ना, वो कैसे निकलता है, जब हम समस्या को समग्र रूप से देखते हैं ना, तब हमें उसका सिद्धांत उसका जो है वो समाधान नज़र आता है। अगला प्रश्न है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1879 में जर्मनी में विलियम वुंड के द्वारा, है ना, लिप्जिंग नामक स्थान पर जो है वो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला है प्रबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रबलन यानी कि रेनफोर्समेंट, जिसे हम पुनर्बलन भी कहते हैं। इसका सिद्धांत जो है वो CL हल के द्वारा दिया गया था, पर इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा स्कीनर महोदय ने अपने प्रयोगों में किया था। इन्होंने केवल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, पर उपयोग जो है वो स्कीनर ने किया था इसका। अगला है बाल विकास के अंतर्गत शेषावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो शेषावस्था आपका जो है वो 5 से 6 वर्ष। गलत है, ये गलत दिया हुआ है। देखो अब कितनी गलती होती है। शेषावस्था 5 से 6 थोड़ी होती है, 0 से 5 वर्ष, है ना। फिर 5 से 12 आपकी बाल्यावस्था आ जाती है, और फिर 12 से लेके लगभग 18 तक जो है वो किशोरावस्था होती है। गलत दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है अधिगम अंतरण क्या है? अधिगम अंतरण कह लो, तो देखिए अधिगम अंतरण कह लो, अधिगम का स्थानांतरण कह लो, एक ही बात है। तो पहली स्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता और आदतें जब हम दूसरी स्थिति में प्रयोग करते हैं तो वही आपका अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखी हुई चीज़। तो जब कोई सीखी हुई चीज़, आपका जो ज्ञान होता है पहले का, उसका उपयोग जब आप अगली नई परिस्थिति में करते हो, कोई नई चीज़ सीखने में करते हो, तो वही आपका अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अगला है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखने हैं आपको। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, और एक कारक सिद्धांत बिने के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संवेग व्यक्ति का उत्तेजित दशा है, ये किसका कथन है? तो वुडवर्थ का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये। अगला है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने दी थी? रॉस ने दी थी। अब आप इसको याद कैसे रखोगे भाई? रागात्मक और रॉस मिलता जुलता है ना, रा आ रहा है दोनों में, तो ऐसे याद रखना है कि रागात्मक रॉस, है ना। चलिए अगला प्रश्न है किसी भी प्रकार के आदेश आने पर भड़क उठने पर उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये जर्शील्ड के द्वारा दी गई परिभाषा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको वुडवर्थ और रॉस की तो याद रखनी ही है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने की क्रिया के विकास को संपोषित करने के लिए और क्रिया के तरीकों को नियमित करने के लिए की जाती है? तो ये PT यंग महोदय का कथन है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मत याद रखना, बाकी वो 2 ऊपर के इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतने ही प्रश्नों को रखेंगे।
आज मॉर्निंग में आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट क्लास लेते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को ये इन्फॉर्म कर दें कि क्लासेस जो है वो मधु मैम की दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो है बीच में गैप हो गया ना, तो उनको पता ही नहीं है कि क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है। तो उनको इन्फॉर्म करने का प्रयास कीजिए और नए स्टूडेंट को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, ताकि हम जल्द से जल्द जो है वो लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दें। अभी जो भी सेशंस चलेंगे वो सभी रिकॉर्डेड रहेंगे, है ना। तो आप लाइव क्लासेस लेने के लिए जो सहयोग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल सुबह की क्लास में। कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास होगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।